वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं दिनेश आसार। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th का 4th चैप्टर फिजिक्स में सीजी बोर्ड का हम लोग इससे पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कवर अप कर चुके हैं। क्षैतिज परास क्या होती है, उड्डयन क्या होती है, मैक्सिमम दूरी क्या होती है, उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ को हम लोग कवर अप कर चुके हैं। क्षैतिज परास, प्रक्षेप्य गति। चलिए आज देखते हैं प्रक्षेप्य गति। जब किसी ऊंचाई से प्रक्षेप्य को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसके लिए व्यंजक हमारे पास क्या उत्पन्न होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं गति के द्वितीय समीकरण से। चूंकि गति का द्वितीय समीकरण, चूंकि गति का द्वितीय समीकरण S इक्वल टू होता है ut प्लस 1/2 at²। ये होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है गति के समीकरण की। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इस चीज में हम लोग रखते हैं गति के द्वितीय समीकरण S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at² में हम लोग यहाँ पर इनपुट करते हैं पहला S इक्वल टू हम लोग फर्स्ट के लिए x के लिए देखते हैं तो x हो जाएगा, और a इक्वल टू हम लोग 0 इनपुट करते हैं तो 0 रहेगा, और यहाँ से हम लोग किसका t का वैल्यू को हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस 1/2, ये हो जाएगा, a का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t का स्क्वायर। तब यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा ut, तब t का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर आपका x/u। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब पुनः गति के द्वितीय समीकरण से देखते हैं, पुनः गति के द्वितीय समीकरण से देखते हैं। गति के द्वितीय समीकरण से पुनः हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा S इक्वल टू होता है आपका ut प्लस 1/2 at²। लेकिन यहाँ पर हम लोग S इक्वल टू y इनपुट करेंगे और u इक्वल टू 0, प्रारंभिक में क्या आपका 0 रहेगा, और a की जगह में हम लोग 0 g रखेंगे, तब आपका क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 × t प्लस 1/2 a की जगह में g, तो ये हो जाएगा gt का स्क्वायर। तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2 gt का स्क्वायर। अब t का मान रखते हैं समीकरण 1 से, t का मान रखने पर तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 g हो जाएगा, t का वैल्यू कितना है भाई x/u, तो यहाँ पर x/u का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1/2 gx² बाय हो जाएगा u²। ये आपका अभिष्ट व्यंजक है जब किसी ऊंचाई से प्रक्षेप्य को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। ये आपका अभिष्ट व्यंजक। ये आपका अभिष्ट व्यंजक है जब किसी ऊंचाई से प्रक्षेप्य को क्षैतिज दिशा में हमारा फेंका जाता है। तो गति के द्वितीय समीकरण के बेस पे हम लोग देखते हैं, गति के द्वितीय समीकरण के बेस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं डायग्राम के बेस पे। तो यहाँ पर एक चीज़ होता है आपका, देखिए क्या चीज़ होता है वो, यहाँ पर एक चीज़ है, क्या है, जब गति का द्वितीय समीकरण हम लोग लेते हैं S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at², तो यहाँ पर S इक्वल टू x होता है, a इक्वल टू 0 होता है, t इक्वल टू हम लोग को फाइंड आउट करना था, तो x का वैल्यू हो गया आपका ut प्लस 1/2 0t का स्क्वायर, तो ये पूरा आपका पास 0 हो गया, ut x t का वैल्यू आ गया x/u। समीकरण नंबर 2। पुनः गति के द्वितीय समीकरण से हम लोग S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at², S इक्वल टू y, u इक्वल टू 0, a इक्वल टू g रखते हैं, तब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, y इक्वल टू 0 आ जाता है, 0 × t प्लस 1/2 gt का स्क्वायर, y इक्वल टू आ गया 1/2 gt का स्क्वायर, t का मान रखने पर y इक्वल टू 1/2 g और t का वैल्यू रखने पर x/u का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू 1/2 gx², u²। ये अभिष्ट व्यंजक है प्रक्षेप्य गति जब किसी ऊंचाई से प्रक्षेप्य की दिशा में हम लोग इस चीज को फेंकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रक्षेप्य गति की विशेषताएं, प्रक्षेप्य गति की क्या क्या विशेषताएं होती है इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए 1 बाय 1 करके इस चीज को देखते हैं जी। पहला, किसी भी वस्तु को दिया गया क्षैतिज वेग, कोई भी चाहे वस्तु रहे, चाहे वह कोई भी वस्तु रहे, अगर उसको दिया गया क्षैतिज वेग त्वरण g के कारण उत्पन्न वेग से अप्रभावित रहता है। चाहे कोई भी वस्तु रहे आपका, चाहे वस्तु वह ए रहे कि बी रहे कि सी रहे कि डी रहे कि ई रहे, कोई भी वस्तु रहे, अगर उस वस्तु को दिया गया जो क्षैतिज वेग है आपका, जो आपका क्षैतिज वेग है,
जो आपका क्षैतिज वेग है वह त्वरण g के कारण, वह त्वरण जो a रहता है इक्वल टू g के कारण उत्पन्न वेग से अप्रभावित रहता है, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अप्रभावित रहता है। जिसका वैल्यू जो रहता है वही रहेगा आपका, तो ये अप्रभावित रहेगा। दूसरा चीज को देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, जब प्रक्षेप्य कोण का मान 45 अंश होता है, जब प्रक्षेप्य कोण का मान 45 अंश होता है तो परास अधिक होता है, ठीक है। 45 डिग्री में जब कोण का मान 45 डिग्री हो जाता है, जब वैल्यू इनपुट करते हैं हम लोग, तो जब वैल्यू आपका 45 हो जाता है, जब प्रक्षेप्य कोण का मान 45 डिग्री होता है, तब इसमें जो परास होता है वह मैक्सिमम होता है, मतलब अधिकतम होता है, मतलब अधिक होता है। चलिए थर्ड स्टेप को देखते हैं। थर्ड नंबर सी नंबर में क्या बोल रहा है, प्रक्षेप्य को चाहे, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा प्रक्षेप्य को चाहे तो प्रक्षेप्य को थीटा से फेंके, ठीक है। प्रक्षेप्य को हम लोग जब थीटा से फेंकते हैं तो यहाँ पर आपका 90 माइनस थीटा आता है, 90 माइनस थीटा आता है, ये तो साइन 90 माइनस थीटा आएगा, ये कॉस 90 माइनस थीटा आएगा। तो जब हम प्रक्षेप्य को चाहे तो वह प्रक्षेप्य के थीटा से फेंकते हैं या तो 90 माइनस थीटा से, तो दोनों स्थितियों में परास एक समान रहता है। या तो हम लोग उसको थीटा के वेग से फेंकेंगे, थीटा से, या तो हम लोग 90 माइनस थीटा से फेंकेंगे, फिर भी उसका जो परास रहेगा, उसका जो क्षैतिज परास रहेगा आपका, उसका जो क्षैतिज परास रहेगा आपका आर, वह दोनों स्थितियों में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, एक समान रहेगा। दोनों स्थिति में क्या रहेगा आपका, एक समान रहेगा। तो पहला प्रक्षेप्य गति के विशेषता में हम लोग देख लिए, किसी भी वस्तु को दिया गया क्षैतिज वेग त्वरण g के कारण उत्पन्न वेग से अप्रभावित रहता है। जब प्रक्षेप्य कोण का मान 45 डिग्री होता है तो परास अधिक होता है। प्रक्षेप्य को चाहे तो प्रक्षेप्य को थीटा से फेंके या 90 माइनस थीटा से, तो दोनों स्थितियों में परास आपका एक समान होता है। तो ये था हमारा प्रक्षेप्य गति की विशेषताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डी नंबर है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से, कहां से, कोई भी वस्तु रहे भाई अगर उसको हम लोग किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह से, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से कुछ ऊपर उठाकर फेंक दिया जाए, कुछ ऊपर उठाकर क्या कर दिया जाए, फेंका जाए, कुछ ऊपर उठा करके फेंका जाए, तो अधिकतम परास के लिए, तो मैक्सिमम परास के लिए, मैक्सिमम आर के लिए ना, यहाँ पर या बोल सकते हो कि आर मैक्सिमम के लिए आवश्यक प्रक्षेप्य कोण का मान 45 से कुछ कम होता है। 45 डिग्री से क्या होता है, कुछ कम होता है, ठीक है। मतलब 30 और 45 के बीच में रहता है, मतलब 45 से थोड़ा सा कम रहेगा भाई। तो यदि हम लोग किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से कुछ ऊपर उठाकर फेंक दिया जाता है, कोई भी ये वस्तु है उसको पृथ्वी की सतह से कुछ ऊपर उठाकर इस तरीके से फेंक दिया जाता है, मतलब यहाँ पर देखिए ये आपका इस तरीके से 0, ये आपका 30 है, ये आपका 45 है, तो 45 से थोड़ा सा कम, ठीक है। ये आपका 40 है, ये आपको मान लेते हैं 30 है, तो ठीक है तो फेंक दिया जाए तो अधिकतम परास के लिए आवश्यक प्रक्षेप्य कोण का मान 45 अंश से कुछ कम होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा ई नंबर चीज को देखते हैं। तो ई नंबर में बोल रहा है प्रक्षेप्य पद परवलयाकार तभी होता है, प्रक्षेप्य का पद परवलयाकार तभी होता है जबकि त्वरण अचर हो। आपका त्वरण क्या हो, अचर हो। जो आपका ए है त्वरण एक्सेलरेशन, ये आपका अचर हो, मतलब संख्या के रूप में रहे, तथा प्रक्षेप्य वेग की दिशा त्वरण की दिशा से भिन्न रहे, तथा प्रक्षेप्य की जो वेग की जो दिशा है वह त्वरण की दिशा ए से क्या रहे, भिन्न रहे, ए से भिन्न रहे, ए की दिशा से क्या रहे भाई, भिन्न रहे, ठीक है। तो ई नंबर में हम लोग देख लिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार तभी होता है जबकि त्वरण अचर हो तथा प्रक्षेप्य की वेग की दिशा त्वरण की दिशा से क्या हो, भिन्न हो। चलो आगे देखते हैं। अनंत तल में प्रक्षेप्य गति हेतु, अनंत तल में प्रक्षेप्य गति हेतु हम लोग यहाँ पर कुछ व्यंजक के लिए देखते हैं, जहाँ पर आपका टी उड्डयन काल इक्वल टू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा होता है बाय जी कॉस अल्फा होता है, ये आपका उड्डयन काल के लिए। क्षैतिज परास के लिए देखते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय अल्फा कॉस थीटा बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा होता है इसके लिए, और क्षैतिज परास मैक्सिमम के लिए आपका होता है u स्क्वायर बाय जी प्लस 1 प्लस साइन अल्फा होता है। ये आपका फार्मूला था, इस फार्मूला को आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। तो ये था आप लोगों का एफ नंबर तक का, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं। चलिए, तो एक समान वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करती है, जब कोई वस्तु कहाँ पर गति करती है, कोई भी वृत्तीय पथ में, इस तरीके से आपका वृत्तीय पथ में गति करती है, वृत्तीय पथ में, वृत्ताकार
ठीक है। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करती है तो उसकी इस गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। तो उसकी इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करती है तो उसकी इस गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। अब जब कोई वस्तु एक समान चाल से ना, अब चूंकि हम लोग एक समान वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं तो पहले वृत्तीय गति को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करता है, जब कोई वस्तु आपका वृत्तीय पथ में गति करता है तब वह आपका वृत्तीय गति कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। लेकिन वही वस्तु अगर एक समान चाल से, अगर कोई वस्तु जब कोई वस्तु एक समान चाल से ना, यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करती है, एक समान चाल से मतलब समान चाल से, उसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी चाल क्या होती है? एक समान होती है। तो वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी इस गति को हम लोग एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो उसके इस गति को हम लोग क्या बोलेंगे? एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे। कब? जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ में गति करेगा तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहेंगे, और जब कोई वस्तु केवल वृत्तीय पथ में गति करेगा तो उसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये था आप लोगों का एक समान वृत्तीय गति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके अंतर्गत टाइम पीरियड देखते हैं, आवर्तकाल देखते हैं, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो पहला है हमारे पास आवर्तकाल। वास्तव में आवर्तकाल क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहला है हमारे पास आवर्तकाल, टाइम पीरियड, ठीक है। तो पहला आवर्तकाल, वृत्तीय गति करने वाली वस्तु को एक चक्कर, कोई भी वृत्तीय गति करने वाली वस्तु है, इस तरीके से ये आपका वृत्तीय पथ है, सर्कुलन पथ है, ये आपका वृत्तीय पथ, ठीक है, वृत्तीय पथ है। तो वृत्तीय गति करने वाले वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया है 1 से, और ये एक चक्कर आपका यहाँ पर आकर के पूरा हो गया, फिर 1 पर एक चक्कर, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया, एक चक्कर हुआ ना ये वृत्तीय पथ में, तो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल या परिभ्रमण काल कहते हैं। परि मतलब आपका ये वृत्ताकार, भ्रमण मतलब ये चारों तरफ आपका चक्कर लगाना, परिभ्रमण काल कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाएगा आप लोगों को कि आवर्तकाल क्या है। आवर्तकाल क्या है? तो आप लोग क्या लिखोगे? वृत्तीय गति करने वाली वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, वृत्तीय गति करने वाली वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल या परिभ्रमण काल कहते हैं। तो ये था आपका आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकेंड, आवर्तकाल का मात्रक होता है आपका सेकंड, जिसको S से प्रदर्शित किया जाता है। इसका आपका बीमीय सूत्र होता है, इसका बीमीय सूत्र मास 0 रहता है, L भी 0 रहता है, T आपका रहता है T1 या T खाली कर सकते हो, ये आपका बीमीय सूत्र हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। अब वृत्तीय गति करती हुई ना, ये वृत्तीय गति के वृत्ताकार एक समान वृत्तीय गति के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन हर एक वर्ड में आपका यहाँ पर वृत्तीय गति आएगा, इस चीज़ को हम लोग केयर कीजिएगा। तो वृत्तीय गति करती हुई वस्तु एक सेकंड में, अब तो वहाँ एक चक्कर था, एक चक्कर मान लीजिए, एक चक्कर बोलेगा तो आवर्तकाल, लेकिन एक सेकंड में ना वृत्तीय गति करती हुई वस्तु एक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करती है, कोई भी वस्तु है वृत्तीय गति करते हुए एक सेकंड में ना, ओनली 1 सेकंड, ठीक है। तो वृत्तीय गति करती हुई वस्तु एक सेकंड में जितनी चक्कर आपकी क्या करती है? पूरा करती है, कितने में? एक सेकंड में। तो वृत्तीय गति करती हुई वस्तु एक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, उसे उसकी हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है बोलने से? वृत्तीय गति करती हुई वस्तु एक सेकंड में जितना चक्कर लगाती है उसे उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। और जब वृत्तीय गति करने वाली वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। चलिए, आवृत्ति का मात्रक होता है आपका हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक। आवर्तकाल को T से प्रदर्शित किया जाता है और आवृत्ति को हम लोग न्यू से प्रदर्शित करते हैं या तो N से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। इसका विमेय सूत्र होता है M0 L
t-1, क्योंकि ये इसका आपका आवर्तकाल का क्या होता है, आपका अपोजिट होता है। न्यू इक्वल टू होता है 1/t। तो चलिए, ये था आप लोगों का आवर्तकाल आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आवर्तकाल तथा आवृत्ति में संबंध। आवर्तकाल तथा आवृत्ति में हम लोग संबंध देखते हैं। चलिए, तो आवर्तकाल पहला, आवर्तकाल को हम लोग t से प्रदर्शित करते हैं और आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति को हम लोग न्यू से, आवर्तकाल t बराबर होता है आपका परिधि बटे चाल। एक चक्कर पूरा करने में ना, एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर वृत्तीय पथ में, तो वृत्त की परिधि एक चक्कर में वृत्त बटे चाल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2πr हो जाएगा बटे v हो जाएगा। और ये न्यू हो जाता है आपका चाल हो जाता है, v बटे आपका उल्टा हो जाएगा 2πr। तो पहला t इक्वल टू कितना है 2πr/v, समीकरण नंबर 1। और न्यू इक्वल टू होता है आपका v/2πr, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब 2πr t इक्वल टू 2πr है बाय v है, तो ऊपर हम लोग करेंगे तो v हो जाएगा, इसका वैल्यू ऊपर है तो इतने का वैल्यू कितना है आपका 2πr है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/t, इसका आपका उल्टा है। मतलब आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। ये आपका अभिष्ट संबंध है, आवर्तकाल तथा आवृत्ति में आपका संबंध है। तो आवृत्ति आवर्तकाल का क्या होता है आपका व्युत्क्रम होता है, आवर्तकाल तथा आवृत्ति में संबंध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन हम लोग देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक कोणीय विस्थापन के लिए मैं एक ड्रा किया हूँ लाइन, यहाँ पर ओ है, ओ यहाँ पर एक त्रिज्या है आपका आर है, जहाँ पर थीटा है, यहाँ पर बिंदु पी है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं चूँकि कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बराबर होता है रेखीय विस्थापन बटे चाल वेग, रेखीय विस्थापन बटे वेग, रेखीय विस्थापन बटे होता है आपका वेग, बराबर हो जाएगा आपका रेखीय विस्थापन बटे में हो जाएगा आपका v। ठीक है, तथा इसको अगर लिखेंगे हम लोग एस के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा डेल एस इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू डेल थीटा। तो डेल थीटा का मान कितना हो जाएगा अगर देखेंगे तो डेल एस बाय आर, ये रहेगा आपका अभिष्ट कोणीय विस्थापन। ये आपका कोणीय विस्थापन के अंतर्गत ये सब आपके आएंगे। ठीक है, तो ये है आप लोगों का कोणीय विस्थापन जब हम लोग इस चीज़ को कवर अप करते हैं तो। ठीक है, तो ये आपका कोणीय विस्थापन के लिए अभिष्ट फार्मूला है, इस चीज़ को आप लोग कवर अप करके देखेंगे। तो ये आज का कंटेंट है कोणीय विस्थापन। नेक्स्ट देखते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग देखते हैं, ये अक्सर एग्जाम में आता है भाई, इस चीज़ को देख लो, एंगुलर वेलोसिटी। वृत्तीय गति करते हुए, देखिए ना वृत्तीय गति, ये वर्ड आपका अभी नहीं जाएगा भाई। वृत्तीय गति करते किसी कण के एकांक समय में, किसी कण के एकांक समय में, वृत्तीय गति करते किसी कण के एकांक समय में जितना कोणीय विस्थापन होता है, जितना आपका कोणीय विस्थापन होगा, देखिए भाई डेल थीटा, जितना आपका कोणीय विस्थापन होता है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं, उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के, वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के एकांक समय में जितना कोणीय विस्थापन होता है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाय टी। ठीक है, इसका मात्रक देखते हैं, इसका मात्रक होता है आपका रेडियन पर सेकेंड, इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड।
कोणीय वेग का मात्रक होता है आपका रेडियन पर सेकेंड, और दूसरा इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र होता है पावर एल पावर टी पावर -1। ठीक है, तो रेडियन हो जाएगा ये आपके बेस पे अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, अगर आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, और विमीय सूत्र होता है एम टू द पावर एल टू द पावर 0 टी टू द पावर -1। वृत्तीय गति करते हैं किसी कण के एकांक समय में जितना कोणीय विस्थापन होता है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं हमारा आवृत्ति और कोणीय वेग में संबंध, आवृत्ति और कोणीय वेग में संबंध, आवृत्ति और कोणीय वेग में संबंध। चलिए, तो चूँकि हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है आपका 2π/t ये होता है, और आवृत्ति न्यू इक्वल टू होता है 1/t, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, आवर्तकाल का अपोजिट। इसलिए ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/t, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2π × 1/t, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2π, यहाँ पर हो जाएगा आपका न्यू। ठीक है, ये रहेगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ 1/t की जगह मैं न्यू रख दिया। ठीक है, तो ये आपका आवृत्ति और कोणीय वेग में क्या है, आपका अभिष्ट संबंध है। ठीक है, तो ये आपका अभिष्ट संबंध किसके बेस पे है, आपका आवृत्ति और कोणीय वेग से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 2π/t और आवृत्ति न्यू इक्वल टू 1/t, तो ओमेगा इक्वल टू 2π × 1/t, तो ओमेगा इक्वल 2π न्यू हो जाएगा समीकरण 2 के बेस से। क्लियर, तो चलिए ये था हमारा आज का आवृत्ति और कोणीय वेग में संबंध। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अगला है कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, कोणीय त्वरण के बारे में हम लोग जानते हैं, वास्तव में कोणीय त्वरण क्या होता है। चलिए, तो कोणीय त्वरण के लिए हम लोग देखते हैं अगला, किसी कण के समय के साथ देखिए, किसी कण के समय के साथ कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, किसमें परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो यहाँ पर किसी कण के समय के साथ कोणीय त्वरण, किसी कण के समय के साथ कोई भी कण है उसके समय के साथ कोणीय वेग में परिवर्तन की जो दर है उसी को हम लोग कण का कोणीय त्वरण कहते हैं। क्या बोलेंगे, कोणीय त्वरण कहेंगे। किसी कण के समय के साथ कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कोणीय त्वरण, जैसे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कोणीय त्वरण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग जानते हैं कोणीय त्वरण बराबर कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू होता है आपका कोणीय वेग डेल ओमेगा बटे डेल टी समय अंतराल पर। ठीक है, चलिए कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू होता है डेल ओमेगा बटे डेल टी, मतलब कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते इसलिए परिवर्तन की दर तो डेल ओमेगा हो गया और समय के साथ है इसलिए डेल टी हो गया। चलिए ये आपका कोणीय त्वरण हो गया। इसका मात्रक देखते हैं, कोणीय त्वरण का मात्रक, कोणीय त्वरण का मात्रक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। कोणीय त्वरण का मात्रक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कोणीय त्वरण एक सदिश राशि है, कोणीय त्वरण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि होती है। चौथा, इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र होता है m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर -2। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को कवर अप करते हुए कि वास्तव में ये चीज़ क्या है। ठीक, तो यहाँ पर है कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू होता है डेल ओमेगा बटे डेल टी। कोणीय त्वरण का मात्रक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कोणीय त्वरण एक सदिश राशि होती है, इसका विमीय सूत्र होता है m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर -2। ये हो गया आपका कोणीय त्वरण।
चलिए आगे है कोणीय वेग और रेखीय वेग में हम लोग संबंध को देखते हैं कि वास्तव में कोणीय वेग और रेखीय वेग में किस तरीके से आपका संबंध स्थापित करता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लाइनर वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, वो से वृत्तीय पथ के लिए दिया गया है आपका डेल थीटा दिया गया है, देखिए वेग डेल टी दिया गया है, डेल एस दिया गया है, आर त्रिज्या पर एक बिंदु बी है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं चूँकि हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू आपका क्या होता है, डेल थीटा बटे डेल टी होता है, डेल थीटा बटे क्या होता है, डेल टी। और दूसरा क्या होता है, वेग बराबर होता है, भी बराबर होता है आपका डेल एस बटे क्या होता है, डेल टी। ठीक, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं हम लोग 2। और चूंकि थीटा कोणीय विस्थापन आपका होता है डेल थीटा बराबर होता है आपका डेल एस बटे आर, ये हो गया आपका 3। अब समीकरण 1 में डेल थीटा का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में यहाँ देखो, समीकरण 1 में डेल थीटा का मान को रख देते हैं, डेल थीटा का मान। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू कितना, डेल थीटा का मान डेल एस बटे आर है, तो ये हो जाएगा डेल एस बटे आर इंटू हो जाएगा डेल टी 1 बाय, तो इसको क्रम से लिखेंगे तो 1 बाय आर हो जाएगा, डेल एस बटे हो जाएगा ये आपका डेल टी। ठीक, अब चलिए अब यहाँ पर देखते हैं डेल एस बटे डेल टी। तो यहाँ पर है डेल एस बटे आर, डेल एस बटे आर बराबर क्या है, डेल टी। आप समीकरण 2 से देखते हैं डेल एस बटे डेल टी बराबर भी है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा भी बाय आर, इसलिए आर बराबर भी बराबर हो जाएगा ओमेगा आर। ये आपका हो जाएगा इस चीज़ में अगर हम लोग देखेंगे तो। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है आपका डेल थीटा बटे डेल टी, ये क्वेश्चन और फर्स्ट है। और दूसरा भी बराबर होता है हमारे पास, ये वेग बराबर होता है आपका भी इक्वल डेल एस बटे डेल टी, समीकरण नंबर 2। और चूँकि यहाँ पर डेल थीटा बराबर होता है आपका डेल एस बटे आर, तो इस डेल थीटा के डेल एस बटे आर को मैं समीकरण 1 में रख दिया, डेल थीटा की जगह में कितना रख दिया, डेल एस बटे आर। तो डेल एस इंटू बाय आर बाय 1 बाय डेल थीटा, 1 बाय आर डेल एस बटे डेल टी, डेल एस बटे डेल टी की वैल्यू भी, तो यहाँ पर इसके जगह भी आ गया। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू करेंगे तो भी बाय आर, तो यहाँ से हम लोग भी का वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। ये कोणीय वेग बराबर ये हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू आर, ये आपका अभिष्ट संबंध है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देखिएगा, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक समान वृत्तीय गति में कण का त्वरण, एक समान वृत्तीय गति में कण का त्वरण किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। और एक समान वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल अभिकेंद्र बल को देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति में कण का जो त्वरण होता है, ठीक है, ये एक समान वृत्तीय गति में इस तरीके से जो कण का त्वरण होता है आपका, कोई भी कण का त्वरण इस तरीके से रहेगा आपका, आर ए पर रहेगा, यहाँ पर डेल थीटा बनेगा, यहाँ डेल एस है, यहाँ पर अगर भी वेग से है, तो एक समान वृत्तीय गति में कण का जो त्वरण रहेगा वो ए के समान ही रहेगा। और जैसे कि गति के समीकरण से हम लोग जानते हैं, गति के समीकरण से हम लोग जानते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर में। यहाँ पर त्वरण के लिए रखेंगे तो त्वरण के लिए अगर आप लोग अधिकतम चाहिए तो इसके लिए कोई भी अचर राशि को रखना है, और न्यूनतम चाहिए तो यहाँ पर आपका 0 रहेगा, 0 या तो टी ए इक्वल टू 0 रहेगा या ए इक्वल टू आपका गुरुत्वीय त्वरण जी रहेगा। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति के कण के त्वरण में आप लोग इस तरीके से देखोगे, एक समान वृत्तीय गति के कण के त्वरण में। ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन बेसिकली इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, एक समान वृत्तीय गति में कण का त्वरण को। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, इस चैप्टर का ये लास्ट कंटेंट है आपका, एक समान वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति के लिए जो अंदर की तरफ ये बल लगता है नाभिक की तरफ, यहाँ पर इस बल को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल। केंद्र की तरफ लगने वाला बल आपका होता है अभिकेंद्र बल। ठीक है, केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल, ये होता है आपका अभिकेंद्र बल होता है। तो एक समान वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल अभिकेंद्र बल इस तरीके से आपका हो जाएगा,
यहाँ पर आर की दृष्टि से डेल थीटा के लिए आर बराबर ए बिंदु के लिए वी वेग के लिए डेल एस के लिए आपका विकेंद्र बल क्या होता है, आवश्यक होता है एक समान वृत्तीय गति के लिए। तो एक समान वृत्तीय गति के अंतर्गत एक समान वेग को देखेंगे, एक समान चाल को देखेंगे, एक समान त्वरण को देखेंगे, तो ये रहेगा आपका विकेंद्र बल के। ठीक है, इतने में आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट है। फिजिक्स का 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट कंटेंट को देखेंगे, लेसन नंबर 5 के साथ हम लोग मिलेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।